नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जैक्सन में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक के ऊपर कवर करने वाले हैं जो हमारा है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक है, यह हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है। ठीक है, जो है संज्ञा। ठीक है, तो हम संज्ञा के इस क्लास में हम संज्ञा के ऊपर हम इन 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला हमारा होगा संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा होगा। ठीक है, कहने का सेंस है कि हम सबसे पहले उन चीज पे बात करेंगे कि इनकी परिभाषा किस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा संज्ञा की पहचान। संज्ञा की क्या बाबू? पहचान। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? संज्ञा के प्रकार। क्या देखेंगे? संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक पे आज के इस क्लास में आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बात करेंगे हम संज्ञा। ठीक है, तो इनकी परिभाषा जानने से पहले हम देख लें इनकी थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी के लिए। ये कहा गया है संज्ञा कि संज्ञा वे सारे चीज होते हैं प्राकृतिक में। कहने का सेंस है हमारे प्राकृतिक में उपस्थित हुए सारे चीजें जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और तथा उसका एक नाम हो, वे सारी चीजें हमारे संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो इनकी साधारण परिभाषा ये कह सकते हैं आप लोग कि वे सारी चीजें जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और हिंदी व्याकरण के अनुसार वे सभी चीजें क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, कहने का सेंस है कि इसकी साधारण परिभाषा कहें तो ये कहलाएगी वे सारी चीजें। ठीक है, इनकी साधारण परिभाषा की यहाँ पर भी बात की जा रही है, ये आप लोग को समझाया जा रहा है। ठीक है, वे सारी चीजें जो मानवीय आवश्यकताओं को कहने का अर्थ है कि जो मानव को जरूरत हो। ठीक है, आवश्यकता कहने का अर्थ है जो मानव को जरूरत हो, वही कह रहे हैं यहाँ पर। वे सारी चीजें जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी उपलब्ध कराता है। पूर्ति करता है कहने का अर्थ यह है उपलब्ध कराता है। ठीक है, वही कहा गया है यहाँ पे, वे सारी चीजें जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कराता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वे सारी चीजें संज्ञा कहलाती है। वे सारी चीजें क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा साधारण परिभाषा है। एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वे सारी चीजें क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। ठीक है, मगर इसके मॉडर्न परिभाषा की बात करें तो इनको सही तरीका से किस तरह से परिभाषित की जा सके, इसके लिए अगर बात करें तो वे सारी चीजें क्या हो सकती है मानव के लिए?
तो मानव के लिए क्या हो सकती है? पहले तो व्यक्ति भी एक प्रकार की आवश्यकता है, ठीक है। व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, और मतलब बहुत सारे, यानी प्रकृति में उपस्थित वे सारी चीजें जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है। मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है कहने का सेंस है ये कि हमारे जितने भी यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित वे सारे चीज ही मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है। किसी न किसी तरह से एक दूसरे जीव पर निर्भर या आश्रित रहकर वे मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता ही तो करता है, ठीक है। तो वे सारी चीजें हमारे क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। तो बात करें इसकी परिभाषा की, यानी हम किस तरह से इसको सही तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। तो उस परिभाषा की बात करें तो हम पहले आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला था, जो पहला टॉपिक हमारा है संज्ञा की परिभाषा, ठीक है। तो हम आज परिभाषा के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, तब अगला टॉपिक हम देखेंगे संज्ञा की पहचान, उसके बाद संज्ञा के प्रकार के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसकी परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसकी परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा वे कहती है, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा वे कहती है। और एक और जानकारी आप लोगों को दे दिया जाए कि संज्ञा एक प्रकार की कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। कोई सा शब्द है? विकारी शब्द है। एक प्रकार की संज्ञा जो है हमारे बीच, संज्ञा खुद एक शब्द जो है वह विकारी शब्द है। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। कहने का सेंस है संज्ञा जो शब्द है वह एक प्रकार के विकारी शब्द के प्रकार है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा उस तरह से कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, ठीक है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, ठीक है, कहने का सेंस है संज्ञा उस विकारी शब्द को, विकार कहने का अर्थ है कि परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे विकार कहने का अर्थ क्या हुआ मैंने दोस्तों? परिवर्तन। तो यहाँ पे यह कहा गया है संज्ञा उस विकारी शब्द को, उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा ठीक है, कहने का अर्थ है संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, वस्तु, स्थान, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव विचार, उसके बाद हो गया जीव के नामों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अब परिभाषा के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये तो हम परिभाषा को लिख दिए हैं, ठीक है। अब परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है संज्ञा जो शब्द है वह एक प्रकार का कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है, ठीक है। विकार कहने का अर्थ है परिवर्तन, ठीक है। वह परिवर्तन भी आप लोग को दिखाया जाएगा, ठीक है, जिसे हम पहचान करेंगे। तो पहचान से ही, संज्ञा की जब पहचान किया जाएगा तो उससे हम परिवर्तन उसमें देखेंगे, वही से उसे, इसलिए इसे
क्या कौन सा शब्द कहा गया, संज्ञा को विकारी शब्द कहा गया है। ठीक है, तो उसी ये इसकी परिभाषा कहती है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी किसी व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव विचार या जीव के नामों को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, या फिर बोध कराता है, ऐसे भी कह सकते हैं। नामों को संज्ञा कहा जाता है या बोध कराने का अर्थ है कि या फिर बोध कराता है। ठीक है, या फिर बोध कराता है, तो ऐसे ही शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। कहने का अर्थ है ये भी एक प्रकार का शब्द है, भला यह विकारी शब्द है, तो इसलिए इसको शब्द भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये विकारी शब्द के प्रकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोध कराने का अर्थ यह है कि बोध, ठीक है, मतलब इस श्रेणी में जितने भी आए, मतलब इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान होंगे श्रेणी में यानी समूह में, तो ये सारे जो होंगे वे सारे संज्ञा होंगे, यानी बोध कराएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे व्यक्ति है। ठीक है, किसी व्यक्ति, मान लीजिए ये हमारा व्यक्ति हो गया, उसके बाद दूसरा हमारा है वस्तु। क्या है मेरे दोस्तों, वस्तु। और तीसरा है हमारा स्थान। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारा भाव। ठीक है, और पांचवा हमारा है जीव। ठीक है, के नामों को, अब इनका नाम लिखेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, इनका नाम लिखेंगे के नामों को, यहाँ पे लिखा गया है जीव के नामों को संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए व्यक्ति में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखे, ठीक है, जैसे हम राम लिखे, ठीक है, राम लिखे, उसके बाद श्याम लिखे, उसके बाद मोहन लिखे, मोहन। ठीक है, और इसके बाद राधा। ठीक है, उसके बाद गीता। यह है कि ये सारे क्या हैं, व्यक्ति के नाम। ठीक है, तो ये सारे व्यक्ति के नाम आ गए, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे पहला हमारा व्यक्ति हो गया, ये सारे व्यक्ति के नाम होंगे, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वस्तु बोल रहा है। ठीक है, अब वस्तु कहने का अर्थ है, वह निर्जीव होंगे। ठीक है, वस्तु कहने का अर्थ है वह निर्जीव, हमारे प्राकृतिक में उपस्थित हुए सारे निर्जीव वस्तुएं कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम मेज की बात करें, मेज, टेबल, कुर्सी, कलम, किताब, इटीसी, इसमें भी इटीसी। ठीक है, कहने का अर्थ है ये सारी सब वस्तुएं हैं। ठीक है, ये सारे जो नाम है यानी मेज, टेबल, कुर्सी, कलम, किताब, ये सारे सब चीज जो शब्द हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। यहाँ पे अब वस्तु भी हो गया, उसके बाद स्थान है। ठीक है, स्थान में मान लीजिए ये हो गया मेरा पटना हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद रामपुर। ठीक है, उसके बाद हो गया आरा,
ठीक है। उसके बाद हो गया समस्तीपुर, मतलब स्थान का नाम यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, समस्तीपुर, ठीक है। ये सारे क्या है, स्थान है, ठीक है, क्या है, हमारे स्थान है। तो इन सारे नामों को भी हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे भाव लिखा गया, ठीक है, जैसे हम भाव में जैसे लिखते हैं, जैसे आप कभी खुश हैं या फिर दुख हैं या फिर आप में बेचैनी या फिर आप तकलीफ में, ये सब भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे इसमें हो जाएगा ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, खुशी, दुखी, बुढ़ापा, बचपना, ठीक है, ये सारे ETC, ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे, हमारे भाव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वे सारे भी हमारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, संज्ञा, ठीक है। अब जीव में, जीव स्पेशल यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे जीव में भी दो प्रकार के आ जाएंगे, सजीव और निर्जीव, ठीक है। ये बात की बात रही है सजीव और निर्जीव। तो डायरेक्ट अगर हम जीव की बात करेंगे तो इसमें आप निम्न श्रेणी के जीव को लिख सकते हैं। जैसे हो गया गाय हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, यानी जानवरों को नाम को हम इस जीव के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है, ETC, ठीक। तो ये सारे जो नाम आपको दिख रहे हैं वे सारे नाम हमारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे बीच यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ये चीज आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे सजीव, ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, राधा, गीता, उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप गाय, बिल्ली, शेर, कुत्ता, ETC, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, सजीव हैं। क्या है, सजीव। और यहाँ पर मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, ETC जो है ये क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। तो इससे क्या हो गया कि संज्ञा की पहचान यहाँ से की जा सकती है कि संज्ञा जो है सजीव और निर्जीव दो प्रकार के हो सकते हैं। कहने का अर्थ है जिसमें प्राण हो और जिसमें प्राण नहीं हो। अच्छा, आप लोग जो किताब है, यानी किताब आप लोग देखते हैं, इसमें क्या प्राण है? यानी ये किताब जो सांस लेता है, कलम सांस लेता है, कुर्सी सांस लेता है, टेबल सांस लेता है, ये जनन की क्रिया करता है? नहीं करता है। यानी ये निर्जीव वस्तुएं के अंतर्गत आने वाले हैं, इसलिए ये क्या होंगे, ये इनके अंदर प्राण नहीं होंगे। तो ये कैसा संज्ञा होंगे, प्राणीवाचक संज्ञा, ठीक है। ये भी अभी हम पहचान के रूप में देखने वाले हैं। वही अगर यहाँ बात करें, गाय हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, यानी निम्न श्रेणी के जीव यहाँ हैं। यहाँ कैसे श्रेणी के जीव हैं, निम्न श्रेणी के जीव। और हमारा ऊपर में है जो, यानी यहाँ पे आप लोग राम, श्याम, मोहन, राधा, गीता, ETC देख रहे हैं, ये कैसे हैं, उच्च श्रेणी के जीव। उच्च श्रेणी के जीव क्या है, यानी ये सारे जो है राम, श्याम, एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं संज्ञा की परिभाषा। उसके बाद हम संज्ञा की पहचान देखेंगे, जिस तरह से हमारा ये सजीव और निर्जीव में बांटा गया। कहने का सेंस यह है कि जिसके अंतर्गत प्राण होंगे वे सारी चीजें हमारी संज्ञा होंगे, और जिसके अंतर्गत प्राण नहीं होंगे वे सारी चीज भी संज्ञा होंगे। बट यह है कि हमारे पहचान अलग अलग होगी।
तो आप लोग ये पहले नोट कर लीजिए, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम अब संज्ञा की पहचान की बात करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? संज्ञा की पहचान, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं? संज्ञा को पहचानेंगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा में भी सजीव और निर्जीव दो प्रकार की संज्ञा है। कहने का अर्थ है, साधारण भाषा में ये समझिए कि जिस संज्ञा के अंतर्गत प्राण हो वे प्राणीवाचक संज्ञा कहलाएंगे, और जिसके अंतर्गत प्राण नहीं हो वे सारी संज्ञा अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यानी इनकी पहचान किस तरह से की जाएगी इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्या देखने वाले हैं। संज्ञा की पहचान क्या देखेंगे हम? संज्ञा की पहचान, ठीक है। अब संज्ञा को पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है, मान लीजिए हमारे ये हैं जीव। क्या है? जीव। और जीव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो संज्ञा की परिभाषा में आप लोग जीव लिखे हुए देखे होंगे, ठीक है। उस जीव में आप लोग को दो प्रकार के जीव हैं, सजीव हो गए, निर्जीव हो गए। क्या होंगे? सजीव हो गए और निर्जीव हो गए, ठीक है। अब सजीव के लक्षण मुख्य रूप से क्या है? आप लोग सजीव के लक्षण के बारे में बताइए कि सजीव के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राण होता है। क्या होता है? प्राण। और निर्जीव के अंतर्गत प्राण नहीं होता है, प्राण नहीं होता है। क्या होता है? प्राण नहीं होता है। और दूसरा हमारा है कि सजीव जो होता है प्राण होता है, इसमें प्राण होता है। इसमें यह है कि ये भोजन करते हैं, ठीक है, ये भोजन करते हैं। हिंदी की भाषा में समझिए कि ये भोजन करते हैं, ठीक है। ये भोजन नहीं करते हैं, निर्जीव भोजन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। हम बायोलॉजी के भाषा में नहीं जाना चाहते हैं, ये हमारा हिंदी है तो हिंदी के भाषा में ही साधारण रूप से हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा एक और पॉइंट लिख लीजिए कि ये सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, और ये सांस नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी सजीव और निर्जीव में कुछ ना कुछ अंतर है। इसमें क्या आ जाएंगे हमारे? उच्च श्रेणी के जीव, उच्च श्रेणी के जीव, ठीक है। और इसमें हो जाएंगे निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। ये था हमारा जीव में सजीव तथा निर्जीव के अंतर, ठीक है। अब हम देखेंगे संज्ञा की पहचान। जीव जो है, जीव दो प्रकार के होते हैं, और जीव में सजीव भी हमारा संज्ञा है और निर्जीव भी हमारा क्या है? संज्ञा है। तो इसके लिए हम पहचान की बात करेंगे। तो पहचान में हमारा यह लिखाएगा कि पहचान, संज्ञा की पहचान दो प्रकार से हो सकती है। यह पहचान सजीव और निर्जीव में, जैसे प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा, संज्ञा की पहचान के आधार पे ये संज्ञा के प्रकार हैं। किसके आधार पे?
पहचान के आधार पे। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कीजिए, तब तक हम देखेंगे अब संज्ञा के पहचान के आधार पे प्रकार। ठीक है, कि हम किस तरह से संज्ञा को पहचानेंगे कि ये सजीव है या फिर निर्जीव है। ठीक है, यानी पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहचान के आधार पे यहाँ से आया कि पहला हमारा है प्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञा। क्या मेरे दोस्तों? प्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, प्राणी 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 कहने का अर्थ है, ये जो प्राणी जो शब्द है कहने का अर्थ है जिसके अंदर प्राण हो, वे सारे चीजें संज्ञा प्राणीवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ये कहलाएगी, वे संज्ञा के अंतर्गत वे कहलाएंगे सजीव, वे सजीव संज्ञा, वे सजीव। ठीक है, वे संज्ञा। अब भाई प्राण है तो वे सजीव होंगे, क्या होंगे? सजीव होंगे। तो वे कहलाते हैं वे संज्ञा जिनके अंदर प्राण हो, वे प्राणीवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल बात करें, यानी जिसके अंतर्गत प्राण हो, इसमें हो जाएगा मानव। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, etc। कहने का अर्थ है ये भी सांस लेते हैं, 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 ये भी अपना भोजन करते 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 हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं? ये भी जनन करते हैं, ये भी जनन करते हैं, ये भी जनन करते हैं, ये भी जनन करते हैं। कहने का सेंस ये है कि ये इनके अंदर प्राण है। ठीक है, ये सारे सजीव हैं। क्या है? ये सारी चीजें सजीव हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज हमारे क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान ये हो गई कि प्राणीवाचक भी संज्ञा हो सकते हैं, जिसके अंदर प्राण हो वे सारे भी संज्ञा हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अप्राणीवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे दोस्तों? अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि उसमें प्राण नहीं होंगे। ठीक है, अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा ये कहलाएगी, वे संज्ञा। इसमें कौन आएगी? निर्जीव। वे संज्ञा जो या फिर जिसके अंदर, ठीक है, या फिर जिसके वे संज्ञा
निर्जीव। निर्जीव कहने का अर्थ है संज्ञा यानी अप्राणी के, जिसके अंदर प्राण नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, निर्जीव ही नहीं कहलाएगा। तो वही कहा गया वे संज्ञा जिसके अंदर प्राण ना हो, प्राण ना हो, वे कहने का अर्थ है कि हम जिस तरह से हम प्राणीवाचक में देखें कि वे उसमें उच्च श्रेणी के जीव आते थे और वे सजीव आते थे, उसी तरह इसमें निर्जीव बताया गया। वही कहा गया वे संज्ञा, ठीक है, संज्ञा में निर्जीव आएगा, ठीक है। तो जिसके अंदर प्राण ना हो वे सारे वे क्या कहलाएंगे, वे अप्राणी, वे अप्राणी वाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहचान की बात आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसका उदाहरण जो है जिसमें सांस ना, जिसमें जिनके अंदर प्राण ना हो वे सारे क्या कहलाएंगे, अप्राणी। जैसे हम किताब, क्या किताब सांस लेता है भाई लोग, आप लोग देखिए तो किताब सांस ले रहा है, नहीं ना। कलम सांस ले रहा है, नहीं। उसके बाद बेंच, ठीक है, टेबल, कुर्सी, etc। क्या है कि ये सारी चीजें क्या है, अप्राणीवाचक हैं, ठीक है। फिर भी ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। क्या है मेरे दोस्तों, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है बट निर्जीव वस्तुएं हैं, और वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं भी एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए। अब हम देखने वाले हैं इनके प्रकार। तो चलिए अब हम इसके प्रकार के ऊपर बात करेंगे, यानी संज्ञा के प्रकार, ठीक है। ये थी हमारी पहचान कि हम किस तरह से संज्ञा को पहचान सकते हैं, कि किस प्रकार से अलग से जो पहचान होती है वे हम देख लिए हैं, ठीक है। अब इसकी प्रकार को बात करेंगे, इसके प्रकार, ठीक है। तो साधारण यह देखा गया है कि संज्ञा के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वे आधुनिक भी हैं, आधुनिक प्रकार पर भी इन्हें बांटा गया है। तो हम पहले साधारण प्रकार देख लेंगे कि यानी पहले का जो 5 प्रकार है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। कहें तो संज्ञा के प्रकार, क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, संज्ञा के प्रकार, ठीक है। जो हमारा पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है दूसरा है हमारा, मान लीजिए दूसरा हो गया आपका, पहला तो व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति कहने का अर्थ है इसमें किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद हमारा है हो गया हमारा जाति, ठीक है। क्या हो गया, जाति हो गया। दूसरा हमारा है जाति वाचक संज्ञा। इसमें कहने का अर्थ है एक जाति का बोध कराएगा, इसमें किसी खास का बोध कराएगा बच्चों। और तीसरा हमारा है हमारा समूह, समूहवाचक संज्ञा,
ठीक है। और चौथा है हमारा, यानी पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा जाति हो गया, तीसरा समूह हो गया, चौथा हमारा द्रव्य हो गया, द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा। ठीक है। उसका पांचवा हमारा हो गया भाववाचक वाचक संज्ञा। ठीक है। अब ये हमारा व्यक्ति में हो गया, जैसे किसी खास का बोध होगा। ठीक है। व्यक्ति में किसी खास का बोध होगा, जाति में पूरे जाति का बोध होगा, समूह में एक समूह का बोध होगा, उसके बाद द्रव्य में जिसे हम क्या करेंगे, नाप या तोल सकेंगे, ना कि गिन सकेंगे, यानी गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप या तोल सकेंगे, ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। भाववाचक हो गया, जैसे बुढ़ापा हो गया, उसके बाद ईमानदारी हो गया, और दुख हो गया, सुख हो गया, खुशी हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया। इस तरह से भाव को प्रकट कर सकते हैं। ये सारी चीज हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले। द्रव्यवाचक हो गया, उसके बाद समूहवाचक हो गया, उसके बाद जाति हो गया, उसके बाद व्यक्ति हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए व्यक्ति में, मान लीजिए ये व्यक्ति में राम। ठीक है। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है। और मान लीजिए पटना, इसमें किसी खास स्थान का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। यानी यहाँ पे खास नाम, यानी यहाँ पे मान लीजिए किसी चीज का खास नाम को यहाँ पे बताया जाएगा। खास नाम यानी स्पेशल, जो दुनिया में यूनिक हो, या दुनिया में नहीं या फिर हमारे देश में यूनिक हो। ठीक है। अब भाई राम है, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, पटना किसी खास जगह का नाम है। उसके बाद क्या हो गया, मान लीजिए हाँ महीनों के नाम, जैसे जून लिख दिए। ठीक है। जून भी हमारा क्या, किसी खास महीनों के नाम। दिन, जैसे हम सोम लिख दिए, सोम। ठीक है। सोम भी हमारा किसी खास दिन का नाम है, दिन का नाम। और ये महीनों के नाम। ठीक है। जैसे हम माउंट एवरेस्ट, ठीक है, क्या लिखे, माउंट एवरेस्ट, ये किसी खास पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम। ठीक है। इसी तरह खास दिन का नाम हो गया, खास महीनों का नाम हो गया, खास स्थान का, यानी खास स्थान का नाम हो गया। मतलब इसमें जो भी नाम आएंगे वे अपने आप में खास होंगे। क्या होंगे, खास। ठीक है। स्पेशल जिसको आप लोग कहते होंगे। ठीक है। जो हमारे व्यक्ति में आएंगे। ठीक है। उसके बाद जाति में आएंगे, कि इसमें जो जाति में आएंगे, ठीक है, ये पूरे जाति का बोध कराएगा। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, लड़का लड़की, उसके बाद बिल्ली हो गया, शेर हो गया, etc। कहने का अर्थ है ये जो लड़का लिखा गया यहाँ पे, कि इस पृथ्वी पे उपस्थित जितने भी लड़के हैं वे सारे लड़के इस श्रेणी में आएंगे। पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है। और यहाँ पे लड़की, ठीक है, यहाँ पे पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है। और यहाँ पे बिल्ली, यानी हमारे पृथ्वी पर जितने सारे बिल्लियां होंगी वे सारे क्या, बिल्लियां जो होगी वे सारे जाति, अपनी बिल्ली जो है एक जाति है। ठीक है। यानी बिल्ली, दूसरे बिल्ली, तीसरा बिल्ली, चौथा बिल्ली, पांचवा बिल्ली, यानी जितने भी बिल्ली होंगे वे एक ही श्रेणी में आएंगे। ठीक है। उसी तरह लड़का भी एक ही श्रेणी में आएंगे, लड़की भी एक ही श्रेणी में। उसके बाद शेर आ गया है, उसके बाद यानी स्पेशल जाति का बोध कराएगा। ठीक है। अब मान लीजिए यह हमारा समूह हो गया। ठीक है। इसमें क्या है कि समूह का बोध कराएगा। ठीक है। जैसे आप लोग चाबी का गुच्छा देखते होंगे, चाबी का गुच्छा,
क्या मेरे दोस्तों, चाबी का गुच्छा हो गया। मेला, ठीक है, मेला हो गया। उसके बाद यानी इसमें क्या हुआ कि समूह का ही बोध कराएगा, ठीक है। अंगूर का गुच्छा मान लीजिए, ठीक है, स्पेशल उदाहरण है अंगूर का गुच्छा। ठीक है, इसमें है कि ये किसी खास का बोध ना कराकर ये पूरे समूह का बोध कराएगा, ठीक है। समूह यहाँ पे ठीक कर लीजिए, हॉल लिख लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। समूह, इसमें पूरे समूह का बोध कराएगा, ठीक है। किसका बोध कराएगा, पूरे समूह का इसमें बोध कराएगा। और हमारा है अगला द्रव, द्रव, ठीक है। अब द्रव कहने का अर्थ है कि जिसे हम ना ही गिन सकते हैं, ठीक है, गिन नहीं सकते बल्कि हम तौल या नाप सकते हैं। जिसे हम, जैसे मान लीजिए चावल, क्या चावल को गिन सकते हैं? नहीं, नहीं गिन सकते हैं। दाल को गिन सकते हैं? नहीं। तेल को गिन सकते हैं? नहीं। उसी तरह क्या गेहूं को गिन सकते हैं? नहीं ना, etc, ठीक है। कहने का सेंस है कि इस द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले वे सभी होंगे जिसे हम गिन नहीं सके बट हम नाप या तौल सकते हैं, तो वे सारी चीजें क्या कहलाएगी, द्रववाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। अब हमारा है भाववाचक। क्या है मेरे दोस्तों, भाववाचक, ठीक है। इसमें भाव को प्रकट करेगा, ठीक है। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है। उसके बाद हो गया क्रोध, गुस्सा जिसको आप लोग कहते हैं गुस्सा। उसके बाद खुशी, उसके बाद प्रेम, उसके बाद आलस, ठीक है। ये छिपा हुआ है, इसको नहीं गिन सकते, ना ही हम सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि हम ईमानदार, अपने आप में ये महसूस करें कि हम एक ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद खुशी, क्रोध, यानी महसूस करने को बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये एक दूसरे व्यक्ति के भाव को किस प्रकार प्रकट किया जा रहा है वो इसको बता रहा है, ठीक है। यानी भाववाचक संज्ञा ये कहलाएंगे, ठीक है। तो ये थे इनके प्रकार के ऊपर हम समझने का प्रयास कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आधुनिक प्रकार के अनुसार देखें, यानी हिंदी व्याकरण के अनुसार आधुनिक प्रकार इन्हें इस तरह से बांट दिया है। मान लीजिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम क्या गिन सकते हैं, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम क्या, व्यक्ति हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे देखिए, व्यक्ति हो गया और यहाँ पे जाति हो गया, ठीक। व्यक्ति को हम क्या, व्यक्ति को हम नहीं गिन सकते, ये स्पेशल नहीं गिन सकते हैं, मतलब ये स्पेशल कहला गया, ठीक है। इसमें किसी खास व्यक्ति का हो गया तो इसको हम गिन नहीं सकते। कैसे गिनाएगा, किसी खास जगह का या फिर किसी खास नाम को हम देखेंगे तो हम कैसे गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी खास का नाम दिया है, ठीक है। अब एक ही नाम को हम नहीं गिन सकते, यानी खास नाम यहाँ पे दिया गया भाई लोग। जैसे हम पटना कितना है, पटना को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ये स्पेशल हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा जाति, ठीक है। अब जाति और समूह दोनों मिलकर, अब मान लीजिए जाति को हम गिन सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया। इस तरह के जाति को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार के यहाँ पे जाति उपलब्ध है, ठीक है। उसी प्रकार हम समूह को भी गिन सकते हैं। मान लीजिए एक तरह से उदाहरण के लिए समूहवाचक की बात करें, समूहवाचक में समूहवाचक, ठीक है। अब समूहवाचक में मान लीजिए एक चाबी का गुच्छा है, ठीक है, और दूसरा चाबी का गुच्छा है, यानी चाबी के गुच्छे को हम गिन सकते हैं।
किसको गिन सकते हैं? चाबी के गुच्छों को गिन सकते हैं, मेला को गिन सकते हैं। यानी एक जगह मेला लगा है और दूसरी जगह भी मेला लगा है, इस तरह से हम मेले को गिन सकते हैं। यानी मेला में उपस्थित व्यक्ति को नहीं गिन सकते हैं, मगर मेला कहाँ कहाँ लगा है ये गिन जरूर सकते हैं। क्या गिन सकते हैं? ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये दिखा गया कि हमारा जो है जाति और व्यक्ति को यानी एक नया नाम दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा, गणनीय वाचक, गणनीय वाचक संज्ञा। क्या कहा गया? गणनीय वाचक संज्ञा। कहने का अर्थ है जो हमारा जो है जाति वाचक, उसके बाद समूहवाचक मिलकर समूहवाचक मिलकर हमारा एक संज्ञा का निर्माण करती है, जिसे हम गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहलाएगी? गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी हम जाति को भी गिन सकते हैं और समूह को भी गिन सकते हैं। भला समूह में उपस्थित व्यक्ति को नहीं गिन सकते हैं, उसी प्रकार जाति में उपस्थित व्यक्ति या फिर जानवर को नहीं गिन सकते, मगर सिर्फ जाति, स्पेशल जाति को गिन सकते हैं और इसमें स्पेशल समूह को गिन सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे द्रव और भाव है। ठीक है, अब बताइए हम चावल को गिन सकते हैं, दाल को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं, गेहूं को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसी प्रकार हम भाव को गिन सकते हैं। जैसे ईमानदारी को आप बताइए, ईमानदारी हमारे बीच कितना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि हमारे बीच कितनी ईमानदारी है। ठीक है, बहुत कम ज्यादा वो सब बात अलग है, मगर ये है कि ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? अगणनीय, अगणनीय वाचक संज्ञा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो हमारा समूह है, सॉरी हमारा जो भाव है, भाव वाचक, उसके बाद द्रववाचक, क्या है? द्रववाचक। ठीक है, ये दोनों संज्ञा मिलाकर हमारा किस संज्ञा का निर्माण कर रही है? अप्राणी, अप्राणी वाचक चक संज्ञा का निर्माण कर रही है, संज्ञा का निर्माण। ठीक है, तो आप लोग ये पहले आप लोग नोट कर सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पे जो हमारा है। ठीक है, यानी आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार हम देखेंगे, पहले आप लोग ये नोट कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो हम आप लोगों को संज्ञा के प्रकार यानी आधुनिक प्रकार के ऊपर हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए और अच्छा रहेगा, तब अच्छे से लिखा रहेगा और आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आप लोग अगर समय लगा क्लास में, मगर आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास किए होंगे, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारा ये हो गया व्यक्ति, यानी यहाँ पे बात करेंगे हम आधुनिक, आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है,
हम ये भी कर देंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कौन सा बना है, पहले हमारा व्यक्ति बना, व्यक्ति, इसमें खास का बोध हो रहा है इसलिए ये किसी से नहीं जुड़ा, यानी इसमें जो आने वाले होंगे वे सब खास होंगे, तो व्यक्तिवाचक कहलाएंगे पहला संज्ञा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएंगे क्या, गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय वाचक संज्ञा। इसमें क्या आएंगे, कौन कौन समूह जुड़े थे, यानी कौन कौन संज्ञा जुड़े थे, आप लोग याद पढ़िए। हमारे इसमें जुड़े थे जाति, ठीक है, प्लस में समूह, ठीक है, और तीसरा हमारा है अगणनीय, अगणनीय, अगणनीय वाचक संज्ञा। इसमें कौन जुड़े थे, भाव जुड़े थे, उसके बाद द्रव्य जुड़े थे, ठीक है, ये दोनों मिलके इन संज्ञा का निर्माण किया है, और इसमें किसी खास का होता है, खास का बोध। ठीक है, कहने का अर्थ है जाति को हम गिन सकते हैं, समूह को भी गिन सकते हैं, भाव को हम नहीं गिन सकते हैं, द्रव्य को भी नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इस तरह से इनको बांटा गया। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।